क्या 2027 के लिए अखिलेश यादव का पहला दांव काम करेगा? और क्या अयोध्या से पवन पांडे को टिकट मिल गया है? क्या बदल गया समाजवादी पार्टी का एजेंडा? 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले ही ऐलान हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपना पहला बड़ा दांव चल दिया है। सवाल ये है कि जब चुनाव अभी दूर है तो अखिलेश यादव ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित करने के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना? क्यों चुना आखिर अयोध्या में एक ब्राह्मण को? क्यों चुना एक ऐसे नेता को जिसकी पहचान अखिलेश यादव के बेहद भरोसेमंद सिपाही के तौर पर होती है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या अखिलेश यादव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की राजनीति में अयोध्या, सनातन और ब्राह्मण समाज को एक नई जगह देने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पहला टिकट आया है अयोध्या से और नाम है तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे का। दोस्तों, 2027 के चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहला टिकट घोषित करके साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारी के पीछे रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि पहला टिकट किसी सामान्य सीट से नहीं बल्कि अयोध्या से आई है, वही अयोध्या जहां राम मंदिर की वजह से पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बना हुआ है। और इसी अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण नेता पर भरोसा जताया है। तो क्या यह महज एक टिकट है या फिर 2027 के लिए अखिलेश यादव की रणनीति का पहला बड़ा संदेश है? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अखिलेश सिंह यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। यह ऐलान लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी चिंतक और छोटे लोहिया के नाम में मशहूर जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के सपा नेता, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री और पूर्व ग्राम प्रधान और प्रधान वहां पर मौजूद रहे। यानी जिस मंच से पहला टिकट घोषित हुआ वह मंच भी महत्वपूर्ण था और जिस उम्मीदवार का नाम घोषित हुआ वह नाम भी बेहद महत्वपूर्ण था। अब जरा पूरी कहानी को पीछे से ले चलते हैं और पीछे से समझते हैं। पवन पांडे पुराने समाजवादी नेताओं में गिने जाते हैं। बताया जाता है कि वह करीब 1998 के आसपास समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। समाजवादी पार्टी की छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने संगठन में अपनी जगह बनाई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की रणनीति में भी पवन पांडे सक्रिय रहे और छात्र राजनीति से निकल करके वह समाजवादी पार्टी के मशहूर कार्यकर्ता के तौर पर सामने आए। जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की रणनीति में जब वह केंद्र में थे तब पवन पांडे उनके करीबी नेता में गिने जाते थे। इसके बाद जब अखिलेश यादव राजनीति में सक्रिय हुए तो पवन पांडे उनके साथ खड़े नजर आए। अखिलेश यादव के साथ उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ती गई। बसपा सरकार के समय पवन पांडे ने कई आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, जेल भी गए। यानी पवन पांडे की पहचान सिर्फ एक चुनावी नेता की नहीं है बल्कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय नेता की रही है। मुख्य किरदार इनका देखा जाए तो
पवन पांडे अब आते हैं 2012 पर, जब वह 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को अयोध्या सीट से टिकट दिया। पवन पांडे चुनाव जीत गए और विधायक बने। उसी साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। सरकार बनने के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो पवन पांडे को भी मंत्री बनाया गया, यानी अयोध्या से विधायक बनने के बाद पवन पांडे का राजनीतिक कद और भी मजबूत हुआ। लेकिन इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अयोध्या सीट पर हार का सामना भी करना पड़ा था और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के लिए पवन पांडे ने जमकर के प्रचार प्रसार किया और अवधेश प्रसाद चुनाव जीत करके सांसद बने थे। और अब 2027 के लिए एक बार फिर अखिलेश यादव ने अयोध्या से पवन पांडे पर भरोसा जताया है। अब जरा सुनिए कि अखिलेश यादव ने पवन पांडे के टिकट का ऐलान करते हुए क्या कहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पवन पांडे जी अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को लेकर के भी बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ब्राह्मण समाज को सम्मान भी दिया जाएगा और स्थान भी दिया जाएगा। और इसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देते हुए समाजवादी पार्टी और ब्राह्मण समाज के रिश्तों को भी लेकर के बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। तो जब भी हमें समाजवादी पार्टी से मौका मिलेगा तो हम सबका सम्मान करेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहते हुए अपना बयान को स्टॉप किया है। अब इसके बाद अखिलेश सिंह यादव एक तरफ ब्राह्मण समाज को सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दे रहे हैं और तीसरी तरफ पहला टिकट अयोध्या से एक ब्राह्मण नेता को दे दिए हैं। सनातन और अयोध्या पर अखिलेश यादव का संदेश। दोस्तों, यहाँ एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को भी उठाते रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े सवालों को लेकर के उन्हें सरकार पर निशाना साधना पड़ा है। प्रभु श्री राम और बजरंग बली का जिक्र किया है और अब उसी अयोध्या से पवन पांडे को पहला टिकट दिया गया है। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से पहला चुनावी संदेश अयोध्या की धरती से आया है। पवन पांडे का भी वह बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पवन पांडे ने कहा है क्या, ये आप यहां पर देख लीजिए। अगर सुई चुभ जाए तो कितना खून निकल आता है, सोचो। ड्रिल की मशीन डालकर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई, रविकांत त्रिपाठी की महोबा में हत्या की गई, कबीर तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता था उसकी हत्या की गई, बस्ती में आदर्श उपाध्याय की हत्या की गई, गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय की हत्या की गई। और खुशी दुबे की घटना तो आपको याद होगी, 2 दिन की विधवा। अरे ब्राह्मण समाज के लोगों, 2 दिन की विधवा नाबालिग थी, उसको भी जेल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डालने का काम किया था, किसी और ने नहीं किया था, ये मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर सुई चुभ जाए तो कितना खून निकलता है, सोचो। ड्रिल की मशीन डालकर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई, रविकांत तिवारी की महोबा में हत्या की गई, कबीर तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता था उसकी हत्या की गई, बस्ती में आदर्श उपाध्याय की हत्या की गई, गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय की हत्या की गई। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, आप सोचिए ये सरकार ब्राह्मणों का कितना अपमान कर रही है। पूज्य शंकराचार्य को इलाहाबाद में स्नान करने से रोका गया था और ब्राह्मण समाज के लोगों
पकड़कर ब्राह्मण बेटों की लातों से जूतों से मारा गया। क्या तुम्हारा खून नहीं होगा? इस अपमान का बदला ले। अब लो, अब टाइम आ रहा है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अयोध्या से ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारती है और साथ ही साथ राम और कृष्ण और सुदामा, बजरंग बली और सनातन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखती है, तो जाहिर सी बात है इसका सीधा राजनीतिक संदेश भी निकल आता है कि भाजपा की तरफ से इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी की यह रणनीति सिर्फ चुनावी समीकरण साधने के लिए है। वही समाजवादी पार्टी जो कह सकती है कि पार्टी सभी वर्गों को सम्मान और राजनीतिक भागीदारी देने की बात कर रही है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पवन पांडे को टिकट क्यों मिला है। असली सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने पहला टिकट अयोध्या से ही क्यों दिया। अगर मकसद सिर्फ उम्मीदवार घोषित करना था तो किसी और सीट से भी शुरुआत हो सकती थी, लेकिन शुरुआत अयोध्या से क्यों हुई? उम्मीदवार ब्राह्मण समाज से क्यों आया और ऐलान ऐसे कार्यक्रम में हुआ जहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे? क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के उस हिस्सों को फिर से अपने साथ जोड़ना चाहती है जो लंबे समय से भाजपा के साथ माना जाता रहा है? अगर समाजवादी पार्टी 2027 में ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पकड़ बढ़ावे में कामयाब होती है तो अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में पवन पांडे मजबूत प्रदर्शन करते हैं। और अगर अखिलेश यादव इसी तरह लगातार राम, कृष्ण और अयोध्या और सनातन से जुड़े प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए अपनी रणनीति आगे बढ़ाते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को उसका असर पड़ सकता है और वो असर बदल सकते हैं बीजेपी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ एक सीट से नहीं जीते जाते हैं। यहाँ हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र और हर छोटे बड़े सामाजिक समीकरण की भूमिका होती है। अयोध्या और सनातन के सामने समाजवादी पार्टी की नई रणनीति की शुरुआत है। क्या अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के बड़ा संदेश देकर के 2027 में भाजपा के सामाजिक समीकरण को चुनौती देने वाले हैं? आपकी इस प्रक्रिया पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।